Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture we gonna learn about the Indian Council Act 1909. तो इससे पहले हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 देखा था और उसके बाद आता है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको के मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स? क्योंकि जो मॉर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम था, जॉन मॉर्ले, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो उस वक्त वॉइस रॉय थे इंडिया के उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉइस रॉय थे उन दोनों ने मिलकर रिफॉर्म्स जो लाए थे उसको द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं। तो इसके थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कॉमनली नोन एज द मॉर्ले मिंटो और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, इसको मॉर्ले मिंटो या फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स दोनों नामों से बुला सकते हैं। वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो इस एक्ट में क्या किया गया, कुछ एक चेंजेस लाए गए जिससे कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बढ़ा दी गई थी। तो हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किन वजह से ये एक्ट लाना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सी उथल पुथल मच गई थी जिससे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको लगा कि अब हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए ताकि इंडियंस थोड़े शांत हो जाएं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन ग्रेट ब्रिटेन द लिबरल पार्टी हैड स्कोर्ड एंड इलेक्टोरल विक्ट्री इन 1906 दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जो लिबरल पार्टी थी वो ब्रिटेन में वो जीत चुकी थी 1906 में। तो इससे क्या है, सभी को उम्मीद जगी कि अब इंडियंस को भी कुछ लिबर्टीज़ मिलेंगी, इंडियंस के भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर हर फील्ड में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे। नेक्स्ट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो भी रिफॉर्म्स के लिए डिमांड कर रही थी। 1906 में सबसे पहले उन्होंने होम रूल के लिए डिमांड की। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी थी वो भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड कर रही थी, वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए डिमांड्स कर रहे थे। उन्होंने बेसिकली दो डिमांड्स की, एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्होंने डिमांड की कि कम से कम 2 इंडियंस एग्जीक्यूटिव में होने चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले मेट मॉर्ले इन इंग्लैंड टू एम्फेसाइज द नीड फॉर रिफॉर्म्स। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो भी इंग्लैंड में मॉर्ले को मिले। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कि है शिमला डेपुटेशन, जिसको कि आगा खान ने लड़ किया और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की लॉर्ड मिंटो को कि कुछ सुधार लाए जाएं, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए इलेक्शन में। तो ये थे रीज़न्स जिनकी वजह से ये एक्ट लाना पड़ा। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं जो कि लाए गए। फर्स्ट है द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इंक्रीज्ड इन साइज। तो इससे पहले क्या था, जो 1892 में एक्ट लाया गया उसमें कितने मेंबर्स को अलाउ किया गया, उसमें 10 से लेके 16 तक मेंबर्स अलाउ किए गए। इसमें क्या किया गया, उसका साइज़ पहले से बहुत बड़ा कर दिया, लेजिस्लेटिव का भी, और प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका साइज़ भी बड़ा कर दिया गया। नेक्स्ट इट इंक्रीज्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द एडिशनल मेंबर्स ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो एडिशनल मेंबर्स थे उसकी काउंटिंग 16 से 60 के बीच में इन्होंने फिक्स कर दी कि कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 मेंबर इसके एडिशनल मेंबर्स हो सकते हैं। बट स्टिल इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी। लेकिन जो अब भी ऑफिशियल मेंबर्स थे वो मेजॉरिटी में थे। जो ये 60 मेंबर्स थे इनमें से 28 जो थे वो ऑफिशियल थे और बाकी के 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। उनमें भी कुछ मेंबर जो थे वॉइस रॉय के द्वारा अपॉइंट किए जाने थे। तो इसीलिए जो मेजॉरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की थी और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो कम थे। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 50। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी स्ट्रेंथ भी 50 फिक्स कर दी गई कि 50 होने चाहिए। तो नए प्रोविंसेस भी इंट्रोड्यूस किए गए। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वर टू हैव 4 कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर और प्रोविंसेस में थी उसमें 4 कैटेगरीज के मेंबर होने थे। एक एक्स ऑफिशियल मेंबर जो कि वॉइस रॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे।
वो मेंबर्स होने थे, और नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स जो कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि वायसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे। नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स जो थे तो एडिशनल मेंबर, लेकिन नॉमिनेट किए जाने थे वायसरॉय के द्वारा। फोर्थ है इलेक्टेड मेंबर्स जो कि अलग अलग कैटेगरीज के इंडियंस ने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उनको इलेक्ट करके यहाँ पे भेजना था इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था इस एक्ट का, जो सबसे बड़ा चेंज ये किया गया, इसमें जो कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब ये बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लाया गया, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अब अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकते थे और सिर्फ मुस्लिम ही उसे वोट करके आगे पहुंचा सकते थे। मतलब ये सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए था, जिससे कि लोगों में फूट पड़नी शुरू हो गई। द मुस्लिम्स वर परमिटेड टू इलेक्ट सर्टेन मेंबर्स ओनली अमंगस्ट द मुस्लिम्स। जो मुस्लिम थे सिर्फ मुस्लिम के लिए वोट करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आगे ले जा सकते थे। इट पेव्ड द वे फॉर द डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन कम्युनल लाइंस। तो इससे क्या हुआ, जो पूरा देश था उसमें फूट पड़नी शुरू हो गई थी। इससे क्या हुआ, जो नेशनलिज्म की भावना थी उसको भी उसमें भी एक दरार डाल दी गई। Thus the act legalized communalism and Lord Minto came to be known as father of communal electorate। तो इससे क्या हुआ, कम्युनलिज्म को लीगलाइज्ड कर दिया गया, मतलब सांप्रदायिकता को लीगलाइज्ड कर दिया गया, और जो लॉर्ड मिंटो थे उनको इसका फादर हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही ये लाया था। The members of Central Legislative Council were allowed to discuss resolutions on the matter of general public interest। जो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, अब वो पहले उनको पिछले एक्ट में हमने देखा कि उनको डिस्कस करने की इजाज़त नहीं थी। इस एक्ट में क्या किया, उनको पब्लिक इंटरेस्ट के जो मैटर थे उन पे डिस्कशन करने की और उन्हें बजट पे डिस्कशन करने की परमिशन दे दी गई। अब क्या था, दे कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। अब वो पिछले एक्ट में हमने देखा एक्ट ऑफ 1892 में कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। अब इस एक्ट में उनको ये रिलैक्सेशंस दे दी गई। नेक्स्ट है इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव थी उसमें इंडियंस के लिए एक सीट रखी गई। सबसे पहले इंडियंस कौन थे जिसको वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव में अपॉइंट किया गया, वो थे सत्येंद्र पी सिन्हा। तो सत्येंद्र पी सिन्हा पहले भारतीय थे जिसको वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द एक्ट इंक्रीज्ड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल स्पेशली एट प्रोविंशियल लेवल्स। तो इससे क्या किया गया, इस एक्ट में बेसिकली क्या हुआ, इंडियंस की पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करी गई, लेकिन सेंट्रल लेवल पे कम और प्रोविंशियल लेवल्स पे ज़्यादा इंडियंस की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करी गई। और जो एडिशनल मेंबर्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो भी प्रोविंसेस में ज़्यादा थे और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम थे। तो एक बार और हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो जॉन मॉर्ले थे और जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मिंटो थे। इन्हीं के नाम से मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इनको हम बोलते हैं। तो ये 1909 में लाए गए इंडियंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, इंडियंस के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने के लिए ये जो प्रोविजंस कुछ लाए गए थे। इसका बैकग्राउंड में क्या था, एक तो बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905 में, जिसकी वजह से बहुत उथल पुथल मची हुई थी। तो उसमें ठहराव लाने के लिए, शांति करने के लिए इंडियंस को कुछ रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी थे, इसीलिए उनको ये लाने पड़े। और क्या था, जो ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की जो सरकार बनी थी, तो इसीलिए लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अब कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर लाए जाएंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कुछ डिमांड्स कर रही थी। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी थी वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड कर रही थी। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो, वो भी मोर्ले से मिले थे इंग्लैंड में ताकि उन्हें रिफॉर्म्स के लिए कन्विंस कर सकें। और जो
शिमला डेपुटेशन था वो भी आगा खान की अगुवाई में किया गया लॉर्ड मिंटो को कन्विंस करने के लिए, ताकि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन मिल सके पॉलिटिक्स में। इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर और प्रोविंसेस में, उसका साइज़ बड़ा किया गया। जो सेंटर में थी उसमें कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 मेंबर होने चाहिए थे। जो प्रोविंसेस थी उसमें मेंबर्स की संख्या, एडिशनल मेंबर्स की संख्या 50 कर दी गई थी। और जो मेंबर्स थे वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए थे। एक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे जो कि वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे, जिनमें अब एक इंडियन भी था। और नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स थे जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे लेकिन नॉमिनेट किए गए थे वाइसरॉय के द्वारा। नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल थे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। इलेक्टेड मेंबर जो कि इंडिया के अलग अलग फील्ड से इलेक्ट होके आने थे। तो नेक्स्ट प्रोविज़न और भी हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये था कि इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें मुस्लिम्स को अलग रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनके लिए अलग इलेक्टोरेट अरेंज किया गया, जिसमें कि मुस्लिम्स ही मुस्लिम के लिए वोट कर सकते हैं, उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। इसमें क्या हुआ, जो नेशनलिज्म की भावना थी उसमें भी फूट पड़नी शुरू हो गई थी। तो इससे जो कम्युनलिज्म था उसको लीगलाइज्ड कर दिया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा, और उन्हें कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर भी हम कह सकते हैं। तो जो मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, अब उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो अब जो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते थे, अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे और डिस्कस कर सकते थे बजट को, और कोई भी रेजोल्यूशन के ऊपर वो डिस्कशन कर सकते थे। एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव में जगह दी गई। जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव में जगह मिली वो थे सत्येंद्र पी सिन्हा। तो नेक्स्ट है द एक्ट इंक्रीज्ड इंडियन पार्टिसिपेशन। तो इस एक्ट ने इंडियन पार्टिसिपेशन को लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्पेशली प्रोविंशियल लेवल्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो यही था इस एक्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।